यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं जनरल साइंस के टॉपिक, यानी कि जनरल साइंस का टॉपिक आता है, उसके अंदर पार्ट होता है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का पार्ट होता है। तो जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो बात करेंगे आज जीव विज्ञान का सामान्य इंट्रोडक्शन या फिर सामान्य परिचय किस प्रकार से। तो सभी का वापस से एक बार हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं अपन बायोलॉजी, जीव विज्ञान टॉपिक है, जनरल साइंस के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। और एसएससी एग्जाम, कंपटीशन लेवल एग्जाम, कितने भी जो एग्जाम्स बड़े लेवल होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उनमें जीव विज्ञान से क्वेश्चंस बनते हैं और बनते हैं और आगे बनते रहेंगे। तो बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान क्या चीज है? जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा निर्मित हुआ, किसने प्रतिपादित किया, इसका गठन किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द है, उस शब्द का निर्माण सबसे पहले लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द का गठन किया और कहा कि यह शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लॉजी या फिर लोगस। बायोस का अर्थ होता है जीव या फिर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? ऑर्गेनिज्म या फिर जीव। लोगस या फिर लॉजी का अर्थ टू स्टडी या फिर अध्ययन करना। अर्थात बात करते हैं कि जो जीव होते हैं उन जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। लेकिन बात करें कि जो जीव होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, यानी कि यह जीव समस्त धरातल पर पाए जाते हैं। तो धरातल पर या फिर पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। या फिर दूसरे सेंस में बात करें कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान की सुस्पष्ट परिभाषा का निर्माण अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द की एक स्ट्रिक्ट परिभाषा निकाली और कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल और केवल जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसी कारण अरस्तु को बायोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। यानी कि बायोलॉजी के जनक अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। अरस्तु ने परिभाषा का निर्माण करने के पश्चात जीव विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया, क्योंकि धरातल पर जो जीव पाए जाते हैं वह अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी कि पेड़ पौधे भी जीव है और मानव भी जीव है, जानवर भी जीव है, सूक्ष्म जीव भी जीव है। तो इन समस्त जीवों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए अरस्तु ने इस बायोलॉजी को दो शाखाओं में डिवाइड किया या फिर दो भागों में वर्गीकृत किया। एक शाखा को नाम दिया वनस्पति शाखा या फिर वनस्पति विज्ञान, यानी कि बॉटनी। दूसरी शाखा को नाम दिया जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान। क्लियर? दो शाखा है, वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान। एकमात्र ऐसी शाखा या फिर बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें केवल और केवल वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। एक दूसरी शाखा जिसमें केवल और केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जंतु विज्ञान या फिर जूलॉजी को सविस्तार से समझाया और एक बुक का गठन किया, एक पुस्तक का निर्माण किया। उस पुस्तक में संपूर्ण जंतु विज्ञान को समझाया, किस प्रकार से जंतु होते हैं, किस प्रकार से इनका विन्यास होता है, किस प्रकार की इनकी स्थिति पाई जाती है, यानी कि इनका समस्त जो ऑर्गेनिज्म संगठन होता है उनके आधार पर इनका विवरण किया और एक बुक का प्रतिपादन किया। उस बुक का नाम था स्पीसीज ऑफ एनिमेलिया,
स्पीसीज ऑफ एनिमेलिया पुस्तक में जंतु विज्ञान को सविस्तार से समझाया और जंतु विज्ञान के भी पिता कहलाने में सक्षम बने और जंतु विज्ञान के पिता कहलाने लगे। बायोलॉजी के पिता के साथ साथ जंतु विज्ञान के पिता कहलाने लगे। लेकिन अरस्तु वैज्ञानिक के वनस्पति विज्ञान को समझाने में असफल थे। इस कारण इन्हीं के अंडर में यानी कि अरस्तु नामक वैज्ञानिक के अंडर में एक शोधार्थी था, नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने अपने गुरु के कार्य को देखते हुए इस वनस्पति विज्ञान को समझाया और कहा कि अरस्तु ने केवल पेड़ पौधों के अध्ययन के बारे में बताया, लेकिन सविस्तार वर्णन एवं सुस्पष्ट विवरण थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने किया और थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक के बोटनी के पिता कहलाए। वनस्पति विज्ञान शाखा को किसने डिवाइड किया? अरस्तु ने, लेकिन सविस्तार वर्णन थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने किया जो अरस्तु के शिष्य थे और इन्हीं के अंदर में पीएचडी का कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने अपने गुरु का कार्य देखते हुए वनस्पति विज्ञान को समझाया और एक बुक का प्रतिपादन किया। उस बुक का नाम था स्पीसीज ऑफ प्लांटेरियम। दो बुक का गठन हुआ और कंप्लीट वनस्पति विज्ञान का निर्माण हुआ और जंतु विज्ञान का निर्माण हुआ। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान निर्माण के पश्चात इन दोनों वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी दुविधा थी कि अपन ने बता दिया कि पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाती है और जंतु विज्ञान का अध्ययन या फिर जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन जंतु को सुस्पष्ट तरीके से वर्गीकृत और पेड़ पौधों को सुस्पष्ट तरीके से वर्गीकृत करने में दोनों वैज्ञानिक असक्षम थे। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के कार्य को देखते हुए सबसे पहले वैज्ञानिक आए थियो R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने एंट्री की और दोनों के कार्यों को देखते हुए एक 5 जगत प्रणाली का गठन किया। 5 जगत प्रणाली का गठन किया और कहा कि जो धरातल पर जीव पाए जाते हैं उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है या फिर जगतों में किस प्रकार से विभाजित या फिर विन्यासित किया जाता है। बात करते हैं R.H. व्हिटेकर के 5 जगत प्रणाली। 5 जगत प्रणाली यानी कि 5 जगतों का निर्माण किया। 5 जगतों का निर्माण किया और उन 5 जगतों में निर्माण करने के पश्चात उन 5 जगतों में किस किस के आधार पर जो आधार चीज होती है उनके आधार पर इन जगतों में जंतुओं को या फिर जीवों को पेड़ पौधों को किस प्रकार से विन्यासित किया। तो देखते हैं 5 जगत प्रणाली। 5 जगत प्रणाली को एक आरेख से समझा जाता है और आरेख इस प्रकार से बना। पांच जगत निम्न प्रकार से थी। फर्स्ट जगत मोनेरा जगत, सेकंड प्रोटिस्टा जगत, थर्ड जगत फंजाई जगत और फोर्थ प्लांटी जगत और 5वां अंतिम एनिमेलिया जगत। 5 जगतों में जीवों को किस प्रकार से विन्यासित किया या फिर इनमें उपस्थिति किस प्रकार से दर्शाई। तो जो आधार थे वो कौन कौन से आधार थे? तो सबसे पहले R.H. व्हिटेकर ने एक आधार दिया। उस आधार को कहा कोशिका भित्ति का संगठन, कोशिका का संगठन, यानी कि जो जीव होते हैं उनमें कोशिका किस प्रकार से पाई जाती है, कोशिका संगठन किस प्रकार से होता है कि कुछ जीवों के अंदर कोशिका होती है, कोशिका के अंदर सुस्पष्ट तरीके से केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता, केंद्र के साथ साथ कोशिका अंगक पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। उसके आधार पर कोशिका संरचना के आधार पर, पोषण के आधार
आधार पर, इसके साथ साथ विकासीय क्रम के आधार पर। ये मुख्य 4 आधार थे जिनके आधार पर पांचों जगतों ने जीवों को विन्यासित किया। तो देखते हैं कि किस प्रकार से जीवों को विन्यासित किया। तो सबसे पहला आधार था कोशिका संगठन का आधार। कोशिका संगठन का, कोशिका संगठन के आधार पर जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक जीव। जो मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत से समस्त ऊपरी और जीव पाए जाते हैं, उन जीवों को एक प्रकार से यूकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जबकि मोनेरा जगत के अंदर जो सदस्य होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत पढ़ा जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक जीव किसके आधार पर? कोशिका संगठन के आधार पर 2 प्रकार के, यानी कि मोनेरा जगत से ऊपरी और जितने भी जगत है उनमें पाए जाने वाले समस्त सदस्य यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जबकि मोनेरा जगत में पाए जाने वाले सदस्य प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। दूसरा संगठन था कोशिका संगठन, कोशिका का संगठन या फिर कोशिका संरचना संगठन। कोशिका संरचना संगठन के आधार पर जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया कि एक जीव होते हैं जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं और एक ऐसे जीव जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, उनको बहुकोशिकीय जंतु या फिर बहुकोशिकीय जीव के नाम से जाना जाता है। प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा वर्ग के एक कोशिकीय सदस्य होते हैं। समस्त जीव एक कोशिकीय होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा से ऊपरी ओर पाए जाने वाले प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया में पाए जाने वाले जीव बहुकोशिकीय होते हैं। क्लियर? कोशिका संरचना का संगठन के आधार पर एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय, जबकि संगठन के आधार पर प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। मोनेरा जगत के अंदर किन किन जगतों को रखा, फिर किन किन जीवों को रखा, उनकी बात करते हैं। मोनेरा जगत में सबसे पहले इन्होंने रखा माइकोप्लाज्मा, जिसका नाम है दूसरा पीपीएलओ, या फिर इसे जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है। जीव जगत का जोकर, जो सबसे छोटी कोशिका भी होती है। इसके साथ साथ ही इसमें रखा आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इत्यादि जीवों को रखा। साइनोबैक्टीरिया जीव है, इनकी विशेषता होती है कि इन जीवों को ब्लू ग्रीन एल्गा नाम से भी जाना जाता है, फिर बीजे भी कहा जाता है, क्योंकि ये विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं, विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो केवल और केवल N2 फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जीव, जैसे साइनोबैक्टीरिया जीवों के समूह के अंदर नोस्टोक है, एना बीना इत्यादि। आर्कीबैक्टीरिया एवं यूबैक्टीरिया, इनकी बात करते हैं कि ये दोनों बैक्टीरिया होते हैं या फिर जीवाणु होते हैं, वह ज्यादातर दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव है। इसके साथ साथ ही आर्कीबैक्टीरिया को प्रथम धरातलीय जीवाणु के नाम से भी जाना जाता है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ या पृथ्वी का विकास हुआ तो सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया जीव का निर्माण हुआ और यह जीव एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते थे, प्रकाश संश्लेषण का। लेकिन प्रकाश संश्लेषण कार्य के अंदर ये H2O की जगह H2S का उपयोग करते थे, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड का उपयोग करते थे, जिसके कारण यह पूर्णतः प्रकाश संश्लेषण करने में असक्षम थे। धीरे धीरे यह वृद्धि करते चले गए और आज एक प्रेजेंट टाइम में यह जीवाणु मेथेन गैस का भी निर्माण करते हैं, जिसके कारण इनको मेथेनो जीवाणु के नाम से भी जाना जाता है।
माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का जोकर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह संरचना तरल माध्यम में मानव शरीर में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु के समान अपने रंग को बना लेते हैं या आकार को बना लेते हैं। इसके कारण इसको जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है। सेकंड बात करते हैं प्रोटिस्टा वर्ग की। प्रोटिस्टा वर्ग है यूकेरियोटिक वर्ग है, यूकेरियोटिक जीव है। यूकेरियोटिक जीव के साथ साथ इसके अंदर एक कोशिकीय जीव है। कौन सी जीव है? एक कोशिकीय, जिसमें बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास। अमीबा है, युगलिना है, डाइटम है, डाइनोफ्लैजिलेट है, इस वर्ग में इन जीवों को रखा जाता है। ये समस्त जीव एक कोशिकीय होते हैं, जिनमें से एक जीव होता है युगलिना। इस युगलिना जीव को जंतु व पादप दोनों की बीच की योजक कड़ी माना जाता है। जंतु व पादप की बीच की योजक कड़ी होती है, क्योंकि ये जीव एक प्रकार से धरातल पर सबसे अलग पाया जाने वाला जीव होता है। एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, लेकिन यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका भित्ति को रखता है। कोशिका भित्ति को रखने के कारण यह पादप के समानता व्यक्त करता है, लेकिन पादपों के अंदर क्लोरोप्लास्ट की मात्रा पाई जाती है। एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक की मात्रा नहीं पाई जाती। हरित लवक अनुपस्थित होने के कारण या फिर क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होने के कारण यह जंतु से समानता व्यक्त करता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका भित्ति पाए जाने के कारण यह पादप से समानता रखता है। इसी के कारण इसको जंतु व पादप के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। बात करते हैं फिर डाइटम्स एवं डायनोफ्लैजिलेट्स। डाइटम्स व डायनोफ्लैजिलेट्स जलीय आवासों पर पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी जलीय स्थान होते हैं वहां पर आसानी से देखने को मिल सकते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनकी शरीर संरचना की विशेषता होती है कि इनके शरीर पर CaCO3 का आवरण पाया जाता है। जैसे जैसे ये जीव मृत हो जाते हैं, अपने जीवन काल को संपूर्ण कर लेते हैं, जीवन अवधि को कंप्लीट कर लेते हैं, तो यह मृत होने के पश्चात ये CaCO3 का आवरण टूट जाता है, मृत हो जाता है और जलीय आवासों में पेंदे में जमा हो जाता है, जिससे परवाल भित्तियों का निर्माण होने लगे जाता है। तो बात करते हैं कि परवाल भित्तियों के निर्माण में सबसे ज्यादा भागीदारी डाइटम्स एवं डायनोफ्लैजिलेट्स से जीवों की मानी जाती है। उसके बाद में थर्ड वर्ग की बात करते हैं फंजाई। फंजाई जो जगत है, प्लांटी जगत है, एनिमेलिया जगत है, इनके अंदर जीवों को डिवाइड किया फिर विन्यासित किया पोषण के आधार पर। पोषण का आधार, पोषण के आधार पर जो जीव होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वयंपोषी एवं विषमपोषी, या फिर इसको विषमपोषी को परपोषी के रूप में भी जाना जाता है, इनको परपोषी भी कहा जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्वयंपोषी जीव, अर्थात ऐसे जीव जिनका शरीर संगठन सुविकसित होता है, यूकेरियोटिक होते हैं, कोशिका होती है, वह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसके साथ साथ ही अपना भोजन खुद बनाते हैं। उन समस्त जीवों को स्वयंपोषी जीव के नाम से जाना जाता है। स्वयंपोषी जीव जितने भी हैं वह पादप है, और प्लांट जगत में समस्त पादपों को रखा जाता है। स्वयंपोषी है क्योंकि इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, अपना भोजन खुद बनाते हैं, और पादप 5 प्रकार के होते हैं। टेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बात करते हैं एनिमेलिया जगत में ऐसे जीव जिनमें
प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं पाई जाती, अर्थात उनमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए मुख्य वर्णक के जो हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसका पूर्णतः अभाव पाया जाता है। विषमपोषी जीव कहलाते हैं और विषमपोषी जीवों को एनिमलिया जगत में रखा जाता है, जैसे मानव है, जानवर है। जितने भी जानवर और मानव है, इसके साथ साथ ही आसपास के जो जंतु है, उनको एनिमलिया वर्ग के अंदर रखा जाता है। पक्षी है, सरीसृप है, मेंढक है, ये समस्त जीव विषमपोषी होते हैं। लेकिन इन दोनों से एक जीव समानता रखता है, एक जगत है, उस जगत को फंजाई जगत के नाम से जाना जाता है। ये जगत बीच के अंदर है, यानी कि ये स्वयं पोषी भी है और विषम पोषी भी है। किस प्रकार से इसको परपोषी कहा जाता है, किस प्रकार से इसको स्वयं पोषी कहा जाता है। अर्थात जो प्लांटी जगत है, फंजाई जगत है, सॉरी प्लांट नहीं, फंजाई जगत है, वो एक प्रकार से कवकों का जगत है, कवकों का जगत है। और कवकों के जगत होते हैं वो हमेशा परपोषी होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप या फिर कुछ जीव या कवक ऐसे होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसके कारण इस जगत को आदि स्वयंपोषी व आदि विषमपोषी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं और अपना भोजन खुद भी नहीं बना सकते, दूसरों के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो कवक होते हैं एक्चुअली परजीवी या फिर परपोषी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ उदाहरण हैं जिसके बारे में बात करेंगे, जैसे मशरूम जीव है, मशरूम जीव है, ये कवक है और कवक की विशेषता होती है कि परपोषी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन मशरूम कवक के प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना भोजन स्वयं बनाता है और जिस कारण यह स्वयं पोषी के रूप में भी जाना जाता है। मशरूम है, मशरूम कवक है, लेकिन यह पादप के समान वृद्धि करता है, पादप के समान वृद्धि करता है, जिसके कारण इस कवक को परतम दरातली कवक पादप के नाम से भी जानते हैं, या फिर परतम दरातली कवक पादप मशरूम को जाना जाता है। मशरूम का दूसरा नाम है सांप की छतरी, या फिर इसको बरसाती भूंगा भी कहा जाता है। इसकी विशेषता होती है कि ये किस प्रकार से कार्य करता है, कि ये स्वयं पोषी कब होगा और विषम पोषी कब होगा। देखते हैं अपने आसपास के अंदर बरसात के दिनों के अंदर सांप की छतरियां बहुत सी पाई जाती है, फिर बहुत सी वृद्धि करती है। जब यह मशरूम पादप अगर किसी पेड़ पौधों के तने पर पाया जाए, यानी कि तनों पर पाया जाता है, तब तो यह परजीवी के रूप में अपना पोषण करेगा, यानी कि परपोषी के रूप। सॉरी दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण हमारा वीडियो बीच के अंदर रुक गया था, क्षमा चाहते हैं। अपन बात कर रहे थे फंजाई जगत की। फंजाई जगत के अंदर मशरूम जो कवक था उसके बारे में बात कर रहे थे कि यह स्वयं पोषी किस प्रकार से होता है और परपोषी के रूप में किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है। जब यह मशरूम या फिर सांप की छतरी किसी पादप पर, तने पर, दूसरे पर आश्रित होकर वृद्धि करती है, तब तो यह परपोषी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं, तब यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते। लेकिन जब यह स्वतंत्र रूप से धरातल पर पाए जाते हैं, तब यह कवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हुए अपना भोजन खुद बनाते हैं और स्वयं पोषी कहलाते हैं। लेकिन इनकी विशेषता होती है कवकों की कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए हरित लवक की आवश्यकता होती है, लेकिन इस कवक में हरित लवक का अभाव पाया जाता है। अब हरित लवक के एब्सेंस के अंदर इसमें पाए जाने वाले अन्य वर्णक सक्रिय हो जाते हैं, जैसे एंथोसाइनिन है, फ्यूकोजेंथिन है, जेंथोफिल है, इत्यादि वर्णक सक्रिय हो जाते हैं और अल्प मात्रा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने लग जाते हैं और अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो फंजाई जगत के बारे में बात करें तो इसको आधा स्वयंपोषी भी कहा जा सकता है और आधा विषमपोषी भी कहा जा सकता है। बाकी बात करते हैं कि इसके अंदर जो तीन आधार थे कंप्लीट है 5 जगत के अंदर,
जब इसी डायग्राम को देखते हैं तो एक सीधा सीक्वेंस या क्रम दिखाई देता है, यानी कि जीव अपनी शरीर संरचना के आधार पर, जीवों को विकास के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर बढ़ते रूप के अंदर इनको उपस्थिति किया गया है, फिर इनको विन्यासित किया गया है। इसको, जिसको या फिर जो अंतिम कारक था उसको विकासीय क्रम के नाम से भी जाना जाता है। और विकासीय क्रम के आधार पर जैसे जैसे मोनेरा जगत से ऊपरी जगत के अंदर जाते हैं तो प्रत्येक ऊपरी जगत के अंदर जीवों का आकार काफी बड़ा होता है और जीव बहुकोशी के होते हैं, जबकि मोनेरा जगत के समस्त सदस्य अल्प होते हैं, छोटे होते हैं, सूक्ष्म आंखों से दिखाई नहीं देते। ऊपरी ओर पाए जाने वाले जगतों में जीवों को नग्न आंखों से आसानी से देखा जा सकता है, इस कारण इसको विकासीय क्रम के रूप में पढ़ा जाता है। क्लियर? आज के बाद में बात करते हैं कल। थैंक यू।